हेलो एवरीवन एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आज हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जो हम लोगों की चल रही है सीरीज पॉलिटिकल साइंस की पीवाईक्यू एनालिसिस विद एक्सप्लेनेशन। और 1000 प्लस क्वेश्चन थे जिसमें लगभग कंप्लीट होने जा रहे हैं। ये और भी पार्ट हम लोग करा देंगे, बट आप देखते रहे रेगुलर सीरीज में। और इससे पहले वाले पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे दिए जा चुके हैं, आप वो जाकर वॉच कर सकते हैं। इसी साथ में हम लोगों ने पेपर 1 की भी सीरीज़ को एक्टिवेट कर रखा है, वो भी आप देख सकते हैं, जो आपके हेल्पफुल होंगे दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए। और आपका कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट हमारा होगा ये हमारा 20 नंबर का, जिसमें आपको कोई अगर कोई सजेशन देना हो आगे के लिए, कोई टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहा, स्पेशली इस क्वेश्चन को हम लोग रिगार्डिंग करेंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। और प्लस में टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पॉलिटिकल मंत्रा के नाम से है, जिसमें सारी अपडेटेड वीडियो नोटिफिकेशन क्विजेज नोट्स सारे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। आपको स्कैन भी कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। यह सीरीज आपके यूजी नेट, जे आर एफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी एग्जाम के लिए लाभदायक है। और इसे आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग इस तरीके से रहेगा, आपके सामने बाइलिंगुअल क्वेश्चन आएगा, हिंदी इंग्लिश में आपको क्वेश्चन मिलेगा। किस डेट में एग्जाम आया था वो भी आपको दिखाएगा। अगर नहीं दिया तो वो एमसीक्यू बेस होगा क्वेश्चन, या किसी एग्जाम में आया होगा बट उसका डेट नहीं मिला है। और प्लस में आप ये ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को करते समय ये तो वीडियो आपकी चल रही रेगुलर, आप पॉज करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में देते जाएं, जिससे आपके प्रैक्टिस का पता चलेगा, या एक रफ पेपर में आप उसको नोट करते जाएं। जो आपको एक्सप्लेनेशन ना समझ में आए वो अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लें, जिससे आपको बेनिफिट हो सके आगे के एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन आज के थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बेसिस हैं, बट आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है उसके रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को लेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो हमारा डोमेन रहता है यूजी नेट में, यूनिट 1 है। तो हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। क्यों पढ़ते हैं? हम लोग जानते हैं राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में, यानी कि कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरेटिकल व्यूज में हैं। तो उसको समझने के लिए क्या क्या हो सकता है, एक स्टेटमेंट दिए हैं चार। ये एग्जाम हुआ था 13 जुलाई को, डी ट्रिपल एस बी दिल्ली बोर्ड कराता है इसको पीजीटी के एग्जाम के लिए। पर क्वेश्चन लेने का रीज़न ये था कि आपको पता चले कि इस कॉन्सेप्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत का सर्वोत्तम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है, इट डील्स ओनली विद द एम्पेरिकल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अगर सिर्फ ओनली लगा देंगे तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि बेसिकली सिर्फ एम्पेरिकल डेटा पे वर्क करता होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें नैतिक निर्णयों या एक्सक्लूड मोरल जजमेंट एंड आइडियोलॉजिकल डिबेट्स। इसमें नैतिक निर्णयों वैचारिक वादवाद को शामिल नहीं किया गया है, तो नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। यह राजनीतिक अवधारणा और मूल्यों को एक मानकीय और दार्शनिक जांच है। और चौथा कहता है, यह राज्य की केवल प्रशासनिक संरचनाओं से केंद्रित है। देखिए, अगर इन तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं उनको डील करने का तरीका होता है ओनली, बट, नॉट, इनको आप जरूर पढ़िए। देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो ओनली यहाँ से हट जाएगा, एक तो ये गया, फिर लिखा ओनली फोकस ऑन। तो अगर आप ये देखेंगे, एक जो स्टेटमेंट बहुत अच्छे दिखाई दे रहा है, यह राजनीतिक अवधारणाओं और मूल्यों की एक मानकीय और दार्शनिक जांच है। तो देखा जाए तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक विज्ञान की वह शाखा है जो मूलभूत राजनीतिक अवधारणाओं यानी पॉलिटिकल फिलोसफी, जैसे कि राज्य, शक्ति, सत्ता यानी स्टेट पावर एंड अथॉरिटी, मूल्य जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और लोकतंत्र का अध्ययन करती है। इसका स्वरूप दो पहलू पर निर्भर करता है। एक तो होता है आपका नॉर्मेटिव, यानी कि मानकीय, जैसे कि पुराने आदर्शों से संबंधित आदर्श और मानदंडों से संबंधित होता है। राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ यह नहीं देखता कि राजनीतिक वास्तविकता क्या है, यानी कि व्हाट इज नॉट, बल्कि यह भी जांच करता है कि क्या होना चाहिए। यानी कि हम लोग अगर इसको समझना चाहते हैं कि सिंपल भाषा में, कि सिर्फ ये नहीं कि क्या है, जैसे कि अगर साइंटिफिक अप्रोच में जाएंगे, बिहेवियर अप्रोच में, तो उसमें यही बताया था कि क्या चल रहा है, बस दैट्स इट। मतलब फाइनल आपको एम्पेरिकल डाटा दे दिया जाएगा। मानकीय राजनीति ये कहती है कि क्या होना चाहिए, इसे कहते हैं ना आदर्श। ऐसा राज्य होना चाहिए, अगर प्लेटो को आप देखेंगे तो ऐसा राज्य होना चाहिए, फिलोसफर किंग होना चाहिए, तो उस तरीके से बातें यहाँ पे आती हैं। यह एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था होती है, मौजूदा संस्था और नीतियों का नैतिक सिद्धांतों और वांछनीय लक्ष्यों के आधार पर करता है। अगर आप से समझें, पॉलिटिकल थ्योरीज है नॉर्मेटिव और किस किस की चीज़ पे बेस होती है, और फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन पर होती है। यह राजनीतिक धारणाओं, उत्पत्ति, अर्थ और औचित्य की गहन और व्यवस्थित जांच करता है। यह महान राजनीतिक विचार जैसे प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो द्वारा विकसित सिद्धांतों और विचारधाराओं जैसे उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद का अध्ययन करता है। तो हम लोग यही अध्ययन करते हैं, समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद, उसके साथ में हम लोग रूढ़िवाद, मैरी मैनी स्ट्रीम्स इसके अंदर भी। उसके बाद में किस किस थिंकर प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का हम लोग विवेचना का अध्ययन करते हैं। तो दार्शनिक इन्वेस्टिगेशन हो गया एंड मानकीय हो गया, यानी ऑप्शन को हम लोगों ने दोनों को क्लैरिफाई कर लिया इसको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान के परंपरागत विचार को सर्वोत्तम प्रकार से कौन
ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि सभी सबसे बेस्ट कौन सा होगा। ये भी आपके DSSB में आया था 13 जुलाई को। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट कहता है। पॉलिटिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। सेकेंड है पॉलिटिकल साइंस इज अ सिनोनिमस विद सोशियोलॉजी के साथ में समानता रखता है। पॉलिटिकल साइंस स्पेशली स्टडीज इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ दिस द आर्ट स्टेट एंड आ गवर्नमेंट। अगर आप कभी पॉलिटिकल साइंस देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं हम, तो देखेंगे कि जीव विज्ञान की शाखा तो नहीं है ये। दूसरा, सोशियोलॉजी के समानार्थी रखता है, मतलब समानार्थी तो ऐसा भी नहीं है। पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिकली लगा दिया, फिर वही कीवर्ड्स नहीं हो सकता। पॉलिटिकल साइंस द स्टडी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। अगर आप देखेंगे तो हम लोग राज्य का और सरकार का अध्ययन करते हैं राज्य के पॉलिटिकल साइंस के अंदर। देखेंगे इसका परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का सार, यानी परंपरागत जो हमारे रहे एसेंशियल में वो क्या क्या रहे हैं। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान मुख्य रूप से इंस्टीट्यूशनल और फॉर्मल था, मतलब हमारा ओल्ड वाला। वहाँ हम लोग करते थे राज्य का अध्ययन और सरकार का अध्ययन। ठीक है। यह दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान का ऐसा विषय मानता है जो राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, उद्देश्य, कार्यप्रणाली और विभिन्न रूपों का अध्ययन करता है। राज्य जैसे कि मातृसत्तात्मक, ऐतिहासिक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से दैवीय सिद्धांत, इस तरीके से का विभिन्न रूपों में अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए गैटेल और ब्लेंडशली जैसे विचारकों ने इसे राज्य का विज्ञान माना है। गैटेल और ब्लेंडशली याद रखना है इसमें। सरकार का अध्ययन, राज्य को मूर्त देने वाली संस्था कौन सी होती है? सरकार। यह दृष्टिकोण सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनकी संरचना, कार्यों और उनके बीच संबंधों पर केंद्रित था। सीले और लीकॉक जैसे विचारकों ने इसे सरकार का अध्ययन माना है। ठीक है। तो सीले और लीकॉक ने सरकार का अध्ययन माना। राज्य का अध्ययन गैटेल और ब्लेंडशली ने, और सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन कौन मानते हैं? पॉल जेनेट जैसे विचारक। ठीक है। ने इसे राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन को में परिभाषित किया। यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परंपरागत। ठीक है। हुआ गया कि बहुत सारे स्ट्रीम में थिंकर्स आते हैं, वो अपने अपने हिसाब से थ्योरी को देना पर्याप्त। जब आप लोग राज्य पढ़ेंगे किसी समय पे, एक वीडियो में देंगे, तो स्टेट में आपको बहुत सारे थ्योरिस्ट मिलेंगे, मतलब उन्होंने अपनी अपनी व्याख्याएं दी हैं, अलग अलग तरीके से दी हैं। ठीक है। जैसे कि प्रतिसत्तात्मक हेनरी मैन बात करते हैं, तो इसी तरह गैटेल और ब्लेंडशली कहते हैं राज्य का अध्ययन सिर्फ करना ही होता है। एक लोग कहते हैं सरकार का अध्ययन ही है सिर्फ, तो इन्होंने दिया है लीकॉक और सीले ने राज्य सरकार दोनों का अध्ययन, जैसे पॉल जेनेट जैसे विचारक इसमें आते हैं। ठीक है। तो ये विचारक भी आपको ध्यान रखना है, साथ में थ्योरी का भी ध्यान आपको बेसिक रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप फॉर्मेटिंग बताइएगा। अगर देखिए मैंने तो काफ़ी हद तक उसको ट्राई किया है सभी एग्जाम के लिए पर्याप्त हो जाए, बट फिर भी आपका कोई आपकी तरफ से फीडबैक है या फिर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रहेगा हमेशा के लिए। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जरूर कर दें, जिससे मोटिवेशन थोड़ा हम लोगों को मिलता है। तो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज द लेजिस्लेचर टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। पूछ रहा है कि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल यानी कि कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराने की अनुमति विधायिका को दी जाती है। कौन कौन देता है, किस में दी जाती है? बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम, मिलिट्री रूल, प्रेसिडेंशियल सिस्टम या थियोक्रेसी। किसके द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराने की अनुमति विधायिका को दी जाती है? तो आप देखेंगे तो इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं संसदीय प्रणाली, जिसे भारत में जो पाई जाती है वही होगी। तो संसदीय प्रणाली में उत्तरदायित्व कैसे होता है? देखिए यहाँ पे सैन्य तो नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है सैन्य में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या ही अकाउंटेबिलिटी। प्रेसिडेंशियल में जब पार्टीशन ही है दोनों का, जैसे अगर यूएसए का आप देखेंगे तो विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग चुनी जाती है, एक दूसरे को तो अकाउंटेबल करेंगे नहीं। थियोक्रेसी हो जाएगा धर्मतंत्र। संसदीय प्रणाली जैसे भारत और यूके में एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विधायिका यानी संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। इसका अर्थ है कि कार्यपालिका तभी तक पद पर रहती है जब उसे विधायिका, विशेष रूप से निचले सदन या लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। ठीक है। जब तक भाई लोकसभा जैसे मान लेते हैं भारत में और लोगों का मत प्राप्त है या फिर सत्ता में, तब तक बनी रहेगी। विधायिका कई तरीकों से कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराती है, जैसे कि आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा के, प्रश्नकाल। अधिक ये मैंने इसलिए दिए हैं एक्स्ट्रा में कि इनसे भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे उत्तरदायी होती है। जैसे कि उत्तरदायी ठहराती है अविश्वास प्रस्ताव से, विधायिका ले आती है अविश्वास प्रस्ताव, सरकार को हटा सकती है। क्वेश्चन हावर या जीरो हावर पे क्वेश्चनों से इनसे क्वेश्चन करके, इससे भी क्वेश्चन बना है आप देखेंगे पीवाईक्यू में। क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन पे, डिबेट एंड डिस्कशन से एंड कमेटी सिस्टम से भी आपकी जांच हो सकती है। अध्यक्षीय प्रणाली क्या कहती है? अध्यक्षीय प्रणाली जैसे अमेरिका में, इस प्रणाली में कार्यपालिका यानी विधायिका यानी कि कार्यपालिका राष्ट्रपति, विधायिका कांग्रेस के प्रति सीधे और निरंतर रूप से उत्तरदायी नहीं होती है। राष्ट्रपति का एक निश्चित कार्यकाल होगा, उसे केवल महाभियोग यानी से कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस से ही हटाया जा सकता है। कार्यपालिका विधायिका अलग अलग होती है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका एक साथ होती है, संलयन होती है, तो हम भारत की बात करेंगे, अलग अलग होती है तो यूएसए का हो जाएगा।
सैन्य शासन। मिलिट्री शासन में क्या होता है, इसमें विधायिका का अस्तित्व या प्रभाव नगण्य होता है और कार्यपालिका सेना यानी कि किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी वहाँ पे। धर्मतंत्र की बात करेंगे, थियोक्रेसी जहाँ पाई जाएगी, इसमें शासन धार्मिक नेताओं या सिद्धांतों पर आधारित होता है और उत्तरदायित्व के लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू नहीं होते, क्योंकि धार्मिक नेता जैसा चाहे वहाँ पे वैसा चलाता है। तो आपने देखा संसदीय, अध्यक्षीय, सैन्य शासन और धर्मतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिक लेवल्ड बाई पोस्ट मॉडर्निस्ट पॉलिटिकल थ्योरी अगेंस्ट क्लासिकल पॉलिटिकल ट्रेडिशन के। ऐसा कौन सी सिद्धांत इसमें पूछा गया कि उत्तर आधुनिकतावादी सिद्धांत द्वारा शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांतों जो परंपराओं के विरुद्ध की समालोचना नहीं है। ऐसा कोई स्टेटमेंट होगा जो इसमें आलोचना नहीं की होगी उन्होंने, यानी उत्तर आधुनिकतावादियों ने, यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये क्रिटिक करते हैं हर चीज़ का, मतलब सत्य को नहीं मानते, यूनिवर्सलिटी को, ये सब्जेक्टिवली को मानते हैं। मेटा नैरेटिव और ग्रैंड नैरेटिव इस तरीके से चर्चा करते हैं। माइकल फूको हो गए, जैक्स डेरिडा हो गए, रिचर्ड रोटरी हो गए, इस तरीके से थिंकर पाए जाए। तो पूछा गया कि एम्फेसाइजेस ऑन रेशनल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एज द प्राइमरी टूल ऑफ पॉलिटिकल इंक्वायरी। दूसरा है रिजेक्शन ऑफ द रिलेवेंस ऑफ लोकल एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक नॉलेज, एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन ग्रैंड नैरेटिव एंड यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड प्लूरिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स। इसका आंसर होगा दो। स्थानीय संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने, इसी को सपोर्ट करते हैं, देखते हैं कैसे। हम लोग बात जब करते हैं सार्वभौमिक सत्य और भव्य आख्यान, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि उनकी जो आलोचना है, ठीक है, सत्यों पर अत्यधिक बल देते हैं, मेटा नैरेटिव और यूनिवर्सल ट्रुथ पर अत्यधिक बल, और इससे उत्तरदायित्वता वाले आपके नकार देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो दिया गया है ये डेटा है आपका ओल्ड थिंकर का, ठीक है, और इसको नकारने का काम कौन करता है, उत्तराधिकतावादी। वस्तुनिष्ठ तर्क और सार्वभौमिक कानून, राजनीतिक जांच के प्राथमिक उपकरण के रूप में तर्क संगत वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर बल, और उत्तराधिकता मानते हैं कि वस्तुनिष्ठता जो होती है ना एक भ्रम होती है, यानी ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। सब्जेक्टिविटी हर समय अगर आप थिंकर्स पढ़ेंगे, ग्रामेटोलॉजी वगैरह, तो वो ऐसा बताते हैं उत्तराधिकता वाले कि जहाँ पे बुक का एंड होता है वहीं से सोच प्रारंभ होती है, यानी कि बुक्स एंड एंड द रीडिंग, मतलब कॉन्टेक्स्ट उसका समझना जरूरी हम लोगों को मेनली है। उसके साथ में सत्ता का केंद्रीकरण, मतलब जैसे पाया जाता है ना, तो यहाँ विकेंद्रीकृत मानते हैं उत्तराधिकता वाले, और स्थानीय और संदर्भ विशिष्ट ज्ञान की प्रासंगिकता पर बल देते हैं हमारे उत्तराधिकता वाले। ठीक है, तो ध्यान रखना, बेसिकली अगर आप आज की डेट में देखेंगे उत्तराधिकतावाद को, तो वो बात करता है एज अ सत्य, मतलब ऐसे यूनिवर्सलिटी का विरोध करना, ठीक है, पहला, और कोई चीज़ को ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब बेसिकली एक नहीं है, मतलब उसके अर्थात बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसका लेने का रीज़न बहुत महत्वपूर्ण ये था कि हमारे यूसी नेट एग्जाम में बुक्स का मैच द फॉलोइंग अन्य प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखेंगे बुक्स आपने सारी पढ़ी होंगी, अब इसमें ये पूछ रहा है कि कोई एक ऐसी है जो इनकरेक्टली मैच्ड हो गई है। इजाया बर्लिन की है, जीएस मिल है, डीडी रॉफेल है, एरिस्टाउनी है, कि कौन सी ऐसी बुक है इसमें जो आपको गलत है, इसमें वो आपको बतानी है। तो देखेंगे एरिस्टाउनी की क्वालिटी हो जाएगी, डीडी राफेल की हो जाएगी प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, बिल्कुल सही। जीएस मिल की नहीं होगी, जीएस मिल की हो जाएगी आपकी सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन लिबर्टी, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और आपकी इजाया बर्लिन की सही है, यानी कि द टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो देखते हैं किसकी बुक है ये, एफ ए हेक की बुक है ये, जो आपकी ये दी गई है, एफ ए हेक। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपने बुक देख लेना, सारी नोट कर लेना। एरिस टाउनी की क्वालिटी, समानता बुक लिखी, टी डी राफेल ने प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, एफ ए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, इजाया बर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी दी है, निगेटिव एंड पॉजिटिव, इसको निगेटिव को मानते हैं इजाया बर्लिन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में लोकतांत्रिक प्रणालियों में विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, यानी अब पूछ रहा है कंपैरेटिव, हम लोग जब स्टडी करते हैं तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो हमारी लेजिस्लेचर है उसका मुख्य काम क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, विदेश नीति वार्ताएं संचालित करना, सार्वजनिक सेवाओं का प्रत्यक्ष प्रशासन या रिप्रेजेंटेटिंग सिटीजन्स एंड मेकिंग लॉज का करना। तो आप देखेंगे इसमें आप जो नागरिकों का प्रतिनिधित्व करना, कानून बनाना है, ठीक है, ये देखेंगे अभी हम लोग, इसको समझते हैं। विधायिका के प्रमुख कार्य क्या है, की फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर क्या है। हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र प्रणालियों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीन है सिस्टम। तो विधायिका का हम लोग देखेंगे, तो विधायिका क्या कहती है, संसद या कांग्रेस, दो मौलिक कार्य क्या है, रिप्रेजेंट करना, विधायिका अपने सदस्यों, सांसदों, विधायकों के माध्यम से नागरिकों के हितों, मांगों और विचारों को राजनीतिक व्यवस्था में लाती है। यह विभिन्न सामाजिक, क्षेत्रीय और वैचारिक समूहों के हितों को मंच प्रदान करती है, जिसमें शासन को बेहतर और जन समर्थन प्राप्त होता है।
अगर उसको ऐसे देखें कि जैसे हम लोगों ने चुने लोकसभा के सांसद, उसमें से कुछ विधायक ही बनेंगे, मतलब विधायिका मतलब प्रतिनिधित्व देंगे ना, उसी प्रकार से जब विधायिका बनेंगे तो हमारी चीज़ों को लेके जाएंगे वहाँ तक। तो एक प्रकार से हमने अपने चीज़ों को उनको दिया है एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और वैधता वही है, ठीक है, वो उन चीज़ को करके देंगे हमको। और लॉ मेकिंग कैसे करेंगे? विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानूनों का निर्माण करना, उन्हें संशोधित करना है, समाप्त करना। देखिए विधायिका बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है। तो विधायिका का पूरा काम जो लोग हम लोग डिमांड करते हैं, अगर आपने डेविड ईस्टन का मॉडल या स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच पढ़ी होगी तो इसमें देखते हैं कि जो आउटपुट होते हैं, बट देखा जाए तो प्रोसेस में ही सारी चीज़ें रहती हैं। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण काम है कानूनों का निर्माण करना, उन्हें संशोधित करना है, समाप्त करना। ये कानून समाज के लिए नियम और नीतियाँ निर्धारित करते हैं जो सरकार के कार्यों और नागरिकों के जीवन को निर्देशित करते हैं। तो हम समझे कि अगर कंपैरेटिव स्टडी में अगर ऐसे ही देखें तो विधायिका के कार्य ये सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अथॉरिटेरियन रिजीम्स हाउ डज द एग्जीक्यूटिव टिपिकली एक्सरसाइज रूल इन्फोर्समेंट फंक्शन? यानी अगर एक सत्तावादी शासन है उसमें कार्यपालिका आमतौर पर नियम प्रवर्तन कार्य का प्रयोग किस प्रकार करती है? ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो महत्वपूर्ण स्वायत्ता और सीमित जवाबदेही के साथ में प्रत्यक्ष जनमत संग्रह के माध्यम से विधानमंडल की कड़ी निगरानी के साथ सभी शक्तियां स्थानीय सरकारों को प्रत्याशित कर रही। अब देखिए सत्तावादी शासन है, अब ऐसा इसमें कौन सा हो सकता है? अगर आप थोड़ा स्टेटमेंट को गहराई से थोड़ा पढ़ेंगे देखेंगे कि सभी शक्तियां स्थानीय सरकार को डेलीगेट करके, तो देखेंगे जिसमें सत्तावादी शासन का नहीं रहेगा। विधानमंडल कड़ी निगरानी के साथ देखते हैं इसको प्रत्यक्ष जनमत संग्रह के माध्यम से होना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आप बहुत अच्छा देखेंगे तो सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी के साथ, क्योंकि जब अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी तो वो सत्ता फिर अथॉरिटेरियन कैसी रहेगी। तो देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण स्वायत्ता और जवाबदेही के बारे में क्या रहता है। सत्तावादी शासन वे होते हैं जहां राजनीतिक शक्ति एक व्यक्ति तानाशाही के ऊपर होगी या एक छोटे समूह के पास होगी, जैसे एक पार्टी या सैन्य जुंटा के हाथों में केंद्रित होती है। सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी क्या कहती है? कार्यपालिका किसी भी प्रभावी संवैधानिक या संस्थागत जांच और संतुलन से मुक्त होती है। वह अपनी इच्छा के अनुसार नियम बनाती है, उनका प्रवर्तन करती है और शासन करती है। विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया जैसे संस्थानों या तो कमजोर होते हैं या पूरी तरह से कार्यपालिका के नियंत्रण में होते हैं। यानी ध्यान रखना है कि वहाँ पे कोई तरीके से एक प्रकार से सारा सत्ता एक ही व्यक्ति के पास होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा एक व्यक्ति तानाशाह या फिर एक छोटे समूह के पास होगी। सीमित जवाबदेही होती है। कार्यपालिका जनता, विधायिका या किसी स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। शासन का आधार बैल, भय और नियंत्रण होता है, ना कि जनता की सहमति या कानून का शासन। आप किसी भी देश को उठा के देख लीजिए ऐसा जहाँ पे तानाशाही चल रही हो, एक ही व्यक्ति का रूल चल रहा हो, या पुराने में आप देख लीजिए देखेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जवाबदेही का नहीं रोल होगा। वहाँ सिर्फ काम होता है वर्क और शासन सत्ता की बात को मानना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द रूल मेकिंग फंक्शन इन अ पॉलिटिकल सिस्टम? किसी राजनीतिक व्यवस्था में नियम निर्माण की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? यानी पॉलिटिकल सिस्टम में अगर रूल मेकिंग हो रही है तो फर्स्ट क्या होगा? तो प्राइमरी रोल में पूछ रहा है। सुपरवाइजिंग इलेक्शन करना, मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज थ्रू द लेजिस्लेचर, इन्फोर्सिंग लॉ थ्रू द जुडिशरी एंड द इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी थ्रू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। नियम निर्माण की प्राथमिक भूमिका क्या होगी? देखिए चुनाव का निरीक्षण करना, नॉट अ सिस्टम ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, द रूल मेकिंग में तो नहीं उसका होगा। मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज, देखिए यहीं पे आ गया सारा, थ्रू द लेजिस्लेचर। देखिए जब कार्यपालिका आएगा तो हम लोग देखेंगे कार्यपालिका की शाखा, बट अगर देखा जाए यहाँ पे तो विधायिका के माध्यम से कानून और नीतियाँ बनाना। नियम निर्माण की प्राथमिक भूमिका क्या रही है? नियम निर्माण करना, यानी रूल मेकिंग होगी वाया लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव करेगा आपका कार्यपालिका। तो कुछ सामान्यतः कानून बनाने के रूप में समझा जाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में यह कार्य मुख्य रूप से लेजिस्लेचर जैसे कि संसद या कांग्रेस द्वारा किया जाता है। विधायिका विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए लॉज और पॉलिसी का निर्माण करती रहती है। जैसे पॉलिसीज आती रहती हैं अपने पास में, वही चीज़ वो क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड इस बार क्वेश्चन है, और आपको क्वेश्चन को स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके भी आंसर देना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आपके आंसर कितने सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव प्राइमरी रूल इन द रूल एप्लीकेशन फंक्शन? नियम अनुप्रयोग कार्य, रूल एप्लीकेशन फंक्शन जिसे कहते हैं, कार्यपालिका की प्राथमिक भूमिका क्या रहेगी इसमें? अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा बदला, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बन चुके हैं रूल्स, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो कौन कौन से उसमें रहेंगे? संविधान की व्याख्या करना, इंटरप्रिटेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कंडक्टिंग जुडिशियल रिव्यू, इम्प्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज, या मेकिंग लॉज, न्यू लॉज बनाना। तो अब इसी बात है कि हम लोग बात करते हैं कानूनी निर्माण और इम्प्लीमेंटिंग एंड इन्फॉर्मेसिंग लॉ करना। उसी का फर्दर रूप है क्वेश्चन का, नियम अनुप्रयोग का कार्य करना, कार्यपालिका जिसे हम लोग कहते हैं शाखा का प्राथमिक कार्य होता है उन कानून यानी लॉज का और पॉलिसीज को लागू करना, इम्प्लीमेंट या इन्फोर्स करना। इम्प्लीमेंट मतलब लागू भी होता है और मतलब परिवर्तित करना, इन्फोर्सेस करना विधायिका द्वारा बनाए गए हैं। क्रियान्वयन,
इसका अर्थ है कि कानूनों को कार्यवाही में लाना, नियमों, विनियमों और सेवाओं को विकसित करना जिनके माध्यम से कानून वास्तविकता में लागू होते हैं। प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट करना। इसका अर्थ होगा, देखिए क्रियान्वयन का मतलब होगा कानूनों को कार्यवाही में लाना, नियमों, विनियमों, सेवाओं को विकसित करना। इन्फोर्स करना, सुनिश्चित करना कि नागरिक और संस्था इन कानूनों का पालन करें और उल्लंघन होने पर उचित कार्रवाई करना, जैसे पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग करके। इम्प्लीमेंट, बना के उस चीज़ को कार्यवाही में लाना बेसिक में, पर अगर उस चीज़ को बिल्कुल प्योरली मतलब फाइनल स्टेज में जनता और सरकार के बीच में जो हम लोग पॉलिसी लाए उसके बीच में बिल्कुल कह सकते हैं कि पालन के साथ में अगर दंड भी लगाना पड़े तो वो आपका जाएगा इन्फोर्स करना उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। आपसे पूछ रहा है कि शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत जो हमारे रहे हैं उसमें ऐसा कौन सा दार्शनिक रहा है जिसे मतलब माना जाता है सबसे प्रभावशाली दार्शनिक में से किसे माना जाता है, प्लेटो, रूसो, जॉन स्टुअर्ट मिल या कार्ल मार्क्स। तो अगर हम देखेंगे तो पॉलिटिकल फिलोसफी हमारी स्टार्ट होती है प्लेटो से। पहले भी थिंकर थे बट अगर देखा जाए सुकरात भी थे, पर सुकरात का नहीं मिलता है। प्लेटो ने ऐसे डायलॉग फॉर्म में सुकरात के ही चीज़ों को लिखा है, जिसका आंसर होगा प्लेटो। ठीक है, और हमारे तो एक यूनिट बी में थिंकर्स में हम लोग पढ़ते हैं प्लेटो को। शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। प्लेटो का जन्म होता है 428 427 ईसा पूर्व, 348 347 ईसा पूर्व को पश्चिमी राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। क्लासिकल युग में बात करते हैं तो शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत मुख्य रूप से प्राचीन ग्रीक शहर राज्यों सिटी स्टेट में विकसित हुआ। हम लोग उस समय कहते थे, क्वेश्चन एक भी पूछा जाएगा कि प्राचीन को क्या कहते थे, तो स्टेट शब्द का जो उपयोग हो मैकियावेली से माना जाता है। बट अगर सिटी स्टेट का बात करेंगे तो पॉलिस राज्य से हम लोग कहते हैं, शहर राज्य, वो प्लेटो के समय यूज होता था। प्लेटो, देखिए यहाँ लिखे प्लेटो, और उनके गुरु थे सुकरात और शिष्य अरस्तु थे। ठीक है, प्लेटो का योगदान क्या रहा है, द रिपब्लिक उनकी बुक है, में न्याय, आदर्श राज्य और फिलोसफर किंग और शिक्षा के सिद्धांतों पर चर्चा की गई है, जिसने बाद के संपूर्ण पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को प्रभावित किया है। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ पॉलिटिकल चेंज इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। मार्क्सवादी ढांचे में तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक परिवर्तन का प्रथम चालक यानी ड्राइवर कौन है उसमें। The class struggle between the bourgeois and the proletariat, cultural changes in the social system, institutional reforms within the state apparatus and electoral competition between political party। तो अगर हम लोग मार्क्सवाद की बात करें और मार्क्सवादी ढांचे में, तो हम लोग देखते हैं कि बुर्जुआ वर्ग और सरवारा वर्ग के बीच के बड़ा संघर्ष को देखा जाता है। क्लास स्ट्रगल बिटवीन द बुर्जुआज एंड द प्रोलेटेरिएट। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म कि आज सिद्धांत के अनुसार समाज में होने वाले सभी बड़े परिवर्तन, इनमें राजनीतिक परिवर्तन भी शामिल है, का मूल कारण मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और क्लास स्ट्रगल। देखिए दो उनके मेन रहे हैं कि उत्पादन के साधन बदलने पर रिलेशन बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि साम्यवाद कैसे आएगा, तो उन्होंने बताए थे, स्टेजेस बताए थे कि सामंतवाद था, फ्यूडलिज्म था, उसके बाद में कृषक युग के बाद सामंत, इस तरीके से कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म के बाद में कैसा युग आएगा एकदम समाजवाद का, कुछ समय के लिए रहेगा, फिर साम्यवाद आएगा। तो बताते हैं इन्हीं की चीज़ों को चक्कर में बीच में पड़े रहते हैं लोगों, इसी को वर्ग संघर्ष और परिवर्तन का नाम दिया उन्होंने। प्राथमिक चालक मार्क्सवादी विश्लेषण में इतिहास का इंजन वर्ग संघर्ष, यानी कि जो हम लोग कहते हैं ना कि उनकी कोर्ट में आते हैं कि इतिहास का इंजन वर्ग संघर्ष। पूंजीवादी व्यवस्था में यह संघर्ष मुख्य रूप से बुर्जुआ वर्ग यानी पूंजीपतियों जो उत्पादन के साधनों के मालिक हैं और सरवारा वर्ग श्रमिकों जो श्रम बेचते हैं के बीच होता है। राजनीतिक परिवर्तन, यह वर्ग संघर्ष अंततः सामाजिक क्रांति राजनीतिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने की ओर ले जाता है। राज्य और राजनीतिक संस्थाएं मात्र सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा होती हैं जो आधार यानी उत्पादन के संबंध को दर्शाती हैं और उसकी रक्षा करती हैं। जब आधार में तनाव वर्ग संघर्ष चरम पर पहुंच जाता है तो राजनीतिक अधिरचना भी बदल जाती है। अगर उसको समझना चाहें तो मार्क्स कहते हैं कि आधार, इसे हम लोग कहते हैं पूंजीवाद, उनका मुख्य बताते हैं कि इसी के जरिए आपका सुपर स्ट्रक्चर तैयार होता है। पर जब आप आगे पढ़ेंगे ऑन थिंकरों को, जैसे कि आप ग्रामशी को पढ़ेंगे, अदर जितने भी मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन आगे आएंगे थिंकर्स, उन्होंने इस चीज़ को ऐसा नहीं माना कि प्योरली इकोनॉमिक बेस होता है, उन्होंने माना सुपर स्ट्रक्चर भी इकोनॉमी को बनाता है। अभी क्या है, बेस मानते हैं इकोनॉमी को, ठीक है, और जब आपके आगे थिंकर आएंगे वो बराबर मानते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, यानी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और आपका हो जाएगा सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉलिटिकल सिस्टम विच सिस्टम सेपरेट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द लेजिस्लेचर। कौन सी ऐसी प्रणाली रहेगी जो कार्यपालिका को विधायिका से पृथक करती है। तो हम लोगों ने इस पर पहले भी बात की है कि एक ही ऐसी प्रणाली है जो सब दोनों को अलग करती है, वो आपकी है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्योंकि पार्लियामेंट्री में तो संलयन है,
धर्मतंत्र में ऐसा हो नहीं मतलब अलग अलग टाइप की बनेगी, मिलिट्री रूल में ऐसा होगा नहीं, वहाँ तो एक ही शासन है। तो हम लोग देखते हैं अध्यक्षीय प्रणाली में, जैसे यूएसए में कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण होता है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव इसका नेतृत्व राष्ट्रपति करेगा, विधायिका जो कांग्रेस चुन के अलग से आएगी, और कार्यपालिका जो रहेगी वो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति और उनका मंत्रिमंडल विधायिका का हिस्सा नहीं होते हैं, वे अपने कार्यकाल के दौरान विधायिका के प्रति सीधे जवाबदेह नहीं होते हैं। विधायिका यह कानून बनाने का कार्य करती है, राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है, और विधायिका सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति को हटा नहीं सकती, केवल महाभियोग के द्वारा। ठीक है, नॉर्मल तो नहीं हटा पाएगी, पर महाभियोग की प्रोसेस के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। इस प्रणाली में दोनों अंगों को एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करने के लिए चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था होती है, लेकिन वे संरचनात्मक रूप से एक दूसरे से पृथक होते हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग चुन के आ रहे हैं, हटाना है राष्ट्रपति को तो महाभियोग की प्रोसेस रहेगी। संसदीय प्रणाली हम लोग जब देखते हैं तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका आपस में जुड़ी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं संलयन। कार्यपालिका विधायिका और मंत्रिमंडल विधायिका के सदस्य होते हैं और विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इस प्रणाली में पृथक्करण की बजाय शक्तियों का संलयन, जिसे कहते हैं फ्यूजन ऑफ पावर, पाया जाता है। ठीक है, तो दो आपके कॉन्सेप्ट हो गए, और काफ़ी हमने क्वेश्चन करा दिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपने पहले पढ़ा तो ही आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, अन्यथा थोड़ा सा प्रॉब्लम तो करते हैं ऐसे क्वेश्चन। जब नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो हम लोग एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे, मतलब अलग अलग अध्यक्षीय शासन प्रणाली, शॉर्ट वीडियो भी बना दिया करेंगे, इससे आपका कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होता रहे। वाई इज कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, और राजनीति को समझने के लिए तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है। समझ आधारित क्वेश्चन है ये, कि आपको बताना है कि ऐसा क्या जरूरी है। तो यह केवल स्थानीय राजनीति पर केंद्रित है, यह विभिन्न देशों की तुलना करने से बचता है, यह राजनीतिक प्रणालियों के सार्वभौमिक प्रतिरूपों विशिष्ट विशेषताओं की पहचान करने में सहायता करता है, या यह केवल आर्थिक विकास का अध्ययन करता है। तो अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो इट हेल्प आइडेंटिफाई यूनिवर्सल पैटर्न्स एंड डिस्टिंक्टिंग फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। देखिए, तुलनात्मक हम लोग किसी चीज़ का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को लेके चलते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इवेंट्स, इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस को समझने के लिए मल्टीपल कंट्रीज, एरियाज, स्पेयर को और टाइम फ्रेम को भी लेकर चलते हैं। सार्वभौमिक प्रतिरूपों की पहचान, जैसे कि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं जैसे लोकतंत्र बनाम सत्तावाद की तुलना करके हम उन सामान्य सिद्धांतों, कार्यप्रणाली और कारणों की पहचान कर सकते हैं जो राजनीतिक व्यवहार को सार्वभौमिक रूप से संचालित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक लोकतांत्रिक संक्रमण के लिए कौन कौन सी स्थितियाँ आवश्यक है। एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने पढ़ा अध्यक्ष और संसदीय प्रणाली, इनका भी हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन में कितने में जनता का कितना पार्टिसिपेशन है, क्या टाइम फ्रेमिंग सबकी अलग अलग है, कितना किसी चीज़ डिसीजन होने में कितना टाइम लगता है। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। विशिष्ट विशेषताओं की पहचान, ये हमें समझने में मदद भी करता है कि विशेष देश या क्षेत्र अद्वितीय क्यों है, उसकी संस्थाएं, राजनीतिक संस्कृति दूसरे से भिन्न क्यों है। उदाहरण के लिए, भारत की बहुदलीय प्रणाली अमेरिका की द्विदलीय प्रणाली से कैसे अलग है। विशिष्ट विशेषताएं भी तो अलग अलग हैं, जैसे कि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं बहुत सारे कल्चर्स हैं। अभी जैसे चुनाव हुए बिहार में, उसका अलग ही रिजल्ट आया, तो देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिलती हैं। सिद्धांतों का निर्माण और परीक्षण, तुलनात्मक विश्लेषण राजनीतिक सिद्धांतों को विकसित करने, परीक्षण करने और परिष्कृत करने के लिए आवश्यक एम्पेरिकल डेटा को प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन क्रिटिक विच लेड टू द राइज ऑफ पोस्ट बिहेवियरिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज द क्रीडो ऑफ रेलेवेंस। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड देखना आपको जरूरी है। वाई द क्रीडो ऑफ रेलेवेंस अनाउंस बाय द डेविड ईस्टन इन द पोस्ट बिहेवियरिज्म। उत्तर व्यवहारवाद से आने से पहले व्यवहारवाद आए, व्यवहारवाद के पिता को डेविड ईस्टन को ही कहा जाता है, और उत्तर व्यवहारवाद के पिता ही डेविड ईस्टन है। व्यवहारवाद लाने का रीजन था चीज़ों को एम्पेरिकली देखना, साइंटिफिक अप्रोच से देखना, तो उसके लिए डेविड ईस्टन लेकर आते हैं। चार्ल्स मेरियम हो गए, हेरल्ड लॉसवेल हो गए, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों को साइंटिफिक मैनर में देखना स्टार्ट किया। होता क्या था कि हम लोगों के बायसनेस आ जाते, सब्जेक्टिविटी आ जाती, तो उसको दूर करने के लिए ये चीज़ लेकर आए। हुआ क्या कि उसका भी उपयोग कोई ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं हो पाया, उन्होंने सिर्फ किताबें लिखी और प्लस में फैक्ट ही हो गया एक प्रकार से, किसी तरीके का कोई रिसर्च नहीं निकला। इसके लिए डेविड ईस्टन ने फिर उसके बाद में उत्तर व्यवहारवाद लेकर आए, जिससे था थ्रेड ऑफ रेलेवेंस, जिससे कि समाज से भी जुड़कर आपको चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट आपने नोटिस कर लिया, दो चुनाव का आपने ब्यौरा कर लिया तो उससे आपका काम हो गया, नहीं, उसके आगे भी चलना है। तो इसके लिए क्रेड ऑफ रेलेवेंस का सबसे अच्छा सारांश पूछा गया। तो राजनीति विज्ञान को वैचारिक रूप से तटस्थ और पद्धतिगत रूप से रूढ़िवादी बनाना चाहिए। तो देखा जाए तो तटस्थ हो जाएगी तो फिर भी समस्याएं आएंगी, देखते हैं। राजनीति में सैद्धांतिक अमूर्तता को व्यवहारिक सहभागिता व प्रत्यादिष्ट होना चाहिए। थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्शन इन पॉलिटिकल शुड बी प्रोटेक्टेड ऑन प्रैक्टिकल एंगेजमेंट। एंड थर्ड इज द अनुसंधान वास्तविक दुनिया के मुद्दों से प्रासंगिक होना चाहिए और सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित होना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषण को विशेष रूप से स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रतिमान का पालन करना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा भी व्यवहारवाद के समझेंगे तो व्यवहार उत्तर व्यवहारवाद के खिलाफ
उत्तर व्यवहारवाद के मतलब एक एंटी में तो नहीं आया, पर कह सकते हैं उसमें अपडेट करके आए। तो देखा जाए तो अनुसंधान वास्तविक दुनिया के मुद्दों से प्रासंगिक होना चाहिए। आज का करंट मुद्दा क्या है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। तो देखते हैं इसके बारे में। उत्तर व्यवहार 1960 के दशक में उभरा बेहवियरलिज्म की प्रतिक्रिया में देखिए, ठीक है। डेविड ईस्टन ने जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रणेता थे, यह तर्क दिया कि व्यवहारवाद ने अपनी वैज्ञानिक कठोरता, देखिए मैंने बताया था ना कि साइंटिफिक अप्रोच से और तकनीकी ज्ञान यानी टेक्निक पे ज़्यादा अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण सोशल रेलेवेंस को खो दिया। यानी वो सामाजिक तो है नहीं, सिर्फ आप एक डेटा है, आप बुक बना लीजिए, उसको रख दीजिए। तो प्रासंगिकता का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि रेलेवेंस होना चाहिए। राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य मात्र वैज्ञानिक अनुसंधान करना नहीं, बल्कि समाज की समस्याओं का समाधान करना होना चाहिए। ज्ञान को वास्तविक दुनिया के गहन संकटों, डीप क्राइसिस को हल करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। कार्रवाई और चेंजेज यानी एक्शन एंड चेंज, राजनीतिक वैज्ञानिकों को अकादमिक टावरों से बाहर निकलकर सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना चाहिए। हुआ ये था कि जब बिहेवियरल अप्रोच आई तो लोग अपने रूम्स का मतलब था अपनी लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और सिर्फ डाटा इकट्ठा करके उसको सिर्फ पब्लिश कर रहे, एक प्रकार से बस उसको किया, हाँ ये ठीक, ओके डन। ना सोशली रिलेवेंस है उसका, ना कुछ हो रहा है उसका, सिर्फ फैक्ट फैक्ट हुआ जा रहा है हर जगह से, डेटा डेटा डेटा। तो सोशल इवेंट कर नहीं रहा, तो उसी के लिए उत्तर व्यवहारवाद लेकर आए, रिलेवेंस पे काम करेगा, एक्शन पे काम करेगा। देखिए मैंने आपके लिए ऐड कर दी, ये आप नोट्स में जरूर अपने ऐड कर लेना कि पोस्ट बेरियलिज्म के क्रीड ऑफ रिलेवेंस कौन कौन से थे। सब्सटेंस है, चेंज है, इनको इंग्लिश में याद करना बिकॉज हिंदी में इसका अर्थ का दूसरा बदल जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसका आपको कोई मतलब नहीं। सब्सटेंस होगा, चेंज होगा, ब्रूट रियलिटी, फैक्ट वैल्यू सिंथेसिस होना चाहिए, प्रोटेक्ट ह्यूमन वैल्यूज होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेशन होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंसेस होने चाहिए एज एक्टर ऑफ सोशल चेंज। याद करिए, सब्सटेंस, चेंज, ब्रूट रियलिटी, फैक्ट वैल्यू सिंथेसिस, प्रोटेक्ट ह्यूमन वैल्यूज, एक्शन ओरिएंटेशन एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट एज अ एक्टर ऑफ सोशल चेंज। और ये भी याद कर लेना डेविड ईस्टन के जो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फीचर ऑफ बिहेवियरलिज्म के, वो भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि उसके बाद ही तो आएगा ना। तो 8 रहेंगे फीचर ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड द 7 ऑफ द क्रेड ऑफ रिलेवेंस। 8 कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाके आपके रेगुलरिटीज, वेरिफिकेशन, टेक्निक्स हैं, क्वांटिफिकेशन है, वैल्यूज हैं, सिस्टमाइजेशन है, प्योर साइंस, इंटीग्रेशन। देखिए साइंस में जितनी चीज़ें आती हैं वही सारी उनकी, देखिए रेगुलेटर होना चाहिए साइंस का पार्ट, मतलब एक एम्पेरिकल साइंटिफिक अप्रोच, वेरीफाइबल होना चाहिए, डाटा वेरीफाइड हो सकता है, टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, क्वांटिफिकेशन नंबरिंग में होना चाहिए, वैल्यूज इन साइंस मेथड में, सिस्टमाइजेशन सिस्टम से काम होना चाहिए, प्योर साइंस, इंटीग्रेशन। तो याद करिए रेगुलेटरी, वेरिफिकेशन, ठीक है, ट्रिक तो नहीं, RVT, QVS और PI। RVT QVS यानी कि रेगुलेटरीज, वेरिफिकेशन, टेक्निक्स, क्वांटिफिकेशन, वैल्यूज, सिस्टमाइजेशन, प्योर साइंस एंड इंटीग्रेशन को। तो आप 7 और 8 याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन अगर कोई भी ऐसा आता है तो आप तुरंत आपको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बनते ऐसे हैं कि इस प्रकार से कि आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है। कोई क्रीडर रिलेवेंस का दे सकता है ना, बिहेवियरलिज्म और बिहेवियरलिज्म का दे सकता है क्रीडर रिलेवेंस में, तो आपको याद होने चाहिए। Which of the following factor is not cited by David Easton as a factor responsible for the declining of political theory? डेविड ईस्टन ने कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बारे में बात की है, उसमें से पूछा गया कौन सा कारक नहीं था। तो कन्फ्यूजन बिटवीन साइंस एंड थ्योरी, हिस्टोरिसिज्म, हाइपर नॉर्मेटिव एंड मोरल रिलेटिविज्म। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो अति मानकता जो उन्होंने दिया था ये उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है, हाइपर रियलिटी नहीं दी है। ये 3 तो ऑप्शन आपके दिए हैं, कन्फ्यूजन बिटवीन साइंस एंड थ्योरी, हिस्टोरिसिज्म अधिक तथ्यवाद हो गया है, हिस्टोरिसिज्म ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, नैतिक सापेक्षवाद ज़्यादा हो गया। तो देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन का। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए डेविड ईस्टन के जो कारक रहे हैं वो इस प्रकार रहे हैं। डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक लिखी द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में आधुनिक युग में राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कई कारकों की पहचान की, जैसे कि हिस्टोरिसिज्म बताया, एक्सट्रीम बिहेवियरलिज्म के बीच संघर्ष था, ठीक है, हिस्टोरिसिज्म अपना लेकर आ रहे हैं और एक्सट्रीम वाला हो गया, ठीक है। हुआ क्या था कि इतिहासवाद में ज़्यादा ले गए, जैसे सेवाइन जैसे थिंकर थे, उन्होंने बहुत इतिहास का, उन्होंने नया नहीं कुछ दिया। तो डेविड ईस्टन ये भी लिखते हैं कि देखिए हो क्या रहा है पतन में, जैसे कि मार्स है, अरस्तु है, मतलब इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, बट आज के थिंकर क्या है सिर्फ उन्हीं को उठा के फिर दोबारा पेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। तो ईस्टन ने आलोचना की परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अपने आप को अतीत के विचार जैसे कि ग्रंथों की व्याख्या तक ही सीमित रखते हैं, वो दोबारा 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 उन्हीं के कोट्स करते रहते हैं, जिससे समकालीन वास्तविकताओं और भविष्य की समस्याओं के लिए असंगत हो जाता है, और ये अतीत पर केंद्रित होकर एक राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास बन गया, ना कि राजनीतिक सिद्धांत। ये हिस्टोरी तो बन गई है बट नॉट अ पॉलिटिकल थ्योरी बन रहा है, ठीक है। पहला तो हिस्टोरी समझ सकते हैं कि हिस्टोरी सेवाइन से याद रखना, GS सेवाइन लिखते हैं, तो उन्होंने सिर्फ उसको हिस्ट्री को पर्सपेक्टिव को बस दोबारा लिख दिया, ऐसा कोई नया उन्होंने नहीं दिया उसमें रोल। नैतिक सापेक्षवाद की बात करते हैं,
यह विचार की सभी नैतिक मूल्य और मानक व्यक्तिपरक और तुलनीय रूप से मान्य, इसमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों के बारे में सार्वभौमिक दावे करना असंभव हो जाता है मॉरल रिलेटिविज्म में। ईस्टर्न के अनुसार इसमें राजनीतिक दार्शनिकों को नॉर्मेटिव सिद्धांतों के निर्माण से दूर कर दिया गया। थर्ड इज कंफ्यूजन बिटवीन साइंस एंड थ्योरी। ईस्टर्न ने तर्क दिया कि कई राजनीतिक वैज्ञानिक विज्ञान के नाम पर सिर्फ एम्पेरिकल डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं और जनरलाइज कर देते हैं उसको, लेकिन व्यापक, व्यवस्थित और सुसंगत सिद्धांत नहीं देते। ग्रैंड सिस्टमेटिक थ्योरी विकसित करने में विफल है जो राजनीतिक जीवन को समग्रता में समझा जा सके। अगर इसको थोड़ा सा भी रिलेट करेंगे, जब डिक्लाइन पॉलिटिकल थ्योरी कब होगी, या तो उसमें नए सिद्धांत आने बंद हो जाएंगे, पहला। दूसरा हो जाएगा कि नैतिक सापेक्षवाद, जैसे याद कर लीजिए साइंस का ज़्यादा ही उपयोग हो गया उसका। तो अब देखेंगे जब रिवाइवल कब होता है, जॉन रॉल्स से ये थ्योरी ऑफ जस्टिस जब लिखते हैं तो मानविकता एकदम फिर दोबारा उठने लगती है। तो ध्यान रखना इस काल को उन्होंने बताया कि जैसे अल्फ्रेड कोबा इस थिंकर आए, उन्होंने बताया डिक्लाइनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। कुछ लोग मृत प्राय बता रहे थे, कुछ लोग बताया डॉग हाउस में चला गया। तो बहुत सारे थिंकरों ने अपने अपने कोट दिए, एक वीडियो हम लोग कवर कर लेंगे इसको बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा कथन जो कहता है कि हितों के व्यक्ति में राजनीतिक दलों की भूमिका को परिभाषित करता है। तो हितों के व्यक्ति में राजनीतिक दल बताने, यानी कि तो सप्रेसिंग सोशल मूवमेंट, एग्रीगेटिंग डाइवर्स इंटरेस्ट, कंट्रोलिंग द इकोनॉमी एंड प्रोवाइडिंग मिलिट्री लीडरशिप। तो देखेंगे राजनीतिक दल क्या काम करते हैं। अगर हमारा कोई इंटरेस्ट ग्रुप है तो हमने अपनी बात रखी तो क्या करेगा, वो विभिन्न सामान्य हितों को एकत्रित करेगा, एग्रीगेटिंग डाइवर्स इंटरेस्ट। राजनीतिक दल जो दो काम करते हैं, अगर आप स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें बताएगा इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन एंड इंटरेस्ट एग्रीगेटर। आर्टिकुलेशन क्या कहता है, जैसे हम लोगों के मजदूर संघ हैं, ठीक है, किसान संगठन, जातिगत समूह होते हैं जो अपने विशिष्ट हितों और मांगों को सरकार के सामने रखते हैं, जैसे किसान आंदोलन द्वारा रख गया, फिक्की हो गया, लेबर यूनियन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी बात को रखवाते हैं सामने। तो ये हो गया इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, अभिव्यक्ति करना। एकत्रीकरण क्या है, राजनीतिक दलों द्वारा कार्य होता है, ये हमारी बात को सुनते हैं फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दल समाज में मौजूदा विभिन्न और अक्सर विरोधी हितों, जैसे किसानों के हित, उद्योगपतियों के हित, शहरी और ग्रामीण हित को लेते हैं और उन्हें एक व्यापक सुसंगत कार्यक्रम या नीतिगत मंच में मिलाते हैं, ठीक है। यह एकत्रीकरण यानी एग्रीगेशन राजनीतिक दलों को व्यापक जनाधार बनाने और सरकार बनाने के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त करने में मदद करता है। यह अलग अलग समूहों की मांग को कार्य योग्य नीतियों में बदलने का एक तरीका है। तो देखिए, इसको समझने का ऐसा रीज़न है कि जब हम लोग स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन हो गया, इंटरेस्ट एग्रीगेटर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, है ना, इन्वायरमेंट हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक आपकी डिफरेंस करती हैं और हम लोग मिलते क्या हैं, तीन चीज़ें करती हैं काम जब हम लोग आउटपुट आता है। तो एक तो आपका हो जाएगा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, मेकिंग हो जाएगी, लेजिस्लेचर हो जाएगा, इम्प्लीमेंटिंग हो जाएगा, तो लॉज हो जाएंगे जो चेक करेगा न्यायपालिका के रूप में। तो इतना याद रख लीजिए, इसमें इंटरेस्ट एग्रीगेटर कौन है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कौन है। एग्रीगेटर इज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड आर्टिकुलेशन इज द प्रेशर ग्रुप या सोशल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है। उत्तर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या रही है। एन एम्फेसाइजेशन ऑन फिक्स्ड पॉलिटिकल कैटेगरीज एंड आइडेंटिटीज, a rejection of universal meta narrative and an inclusion of local fragmented knowledge, a focus on behavioral statistics and quantitative methods, या फिर a support for authoritarian regimes। तो पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की प्रमुख विशेषता ये रही है कि सार्वभौमिक मेटा आख्यानों को अस्वीकार करना तथा स्थानीय, और हम लोग जैसे पहले बात करते चले आ रहे हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बना दिया है कि मेटा आख्यानों को देख रहे हैं, डी ट्रिपल एज्यूम क्वेश्चन किस तरीके से पूछा रहे हैं, जिससे आपको उस चीज़ की नॉलेज अच्छे से हो सके, ये आपको पता हो। तो ये कॉन्सेप्ट फैक्ट से अकेला नहीं चलने वाला ना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उत्तराधिकतावाद की सिद्धांत की मुख्य पहचान है वो स्पेक्टिज्म यानी अविश्वास और डीकंस्ट्रक्शन। मैंने बताया था कि ये अविश्वास और डीकंस्ट्रक्शन पर विश्वास करते हैं। रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल मेटा नैरेटिव को करते हैं उत्तराधिकता विचार, जैसे फूको, लियोटार्ड। मेटा आख्यान या भव्य आख्यान जैसे प्रगति, मुक्ति, तर्कसंगतता, उदारवाद या मार्क्सवाद को अस्वीकार करते हैं। वे तर्क देते हैं कि ये आख्यान किसी विशेष समूह के हितों को, शक्ति और हितों को छिपाते हैं। पहला, इंक्लूजन ऑफ लोकल फ्रेगमेंटेड नॉलेज। मेटा आख्यानों को नकारने के बाद उत्तराधिकतावादी छोटे, स्थानीय और संदर्भ विशिष्ट ज्ञान प्रणाली और असामान्य आवाज़ों यानी मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को प्राथमिकता देते हैं, जो एक सार्वभौमिक सत्य की तुलना में प्लूरिटी और अंतर को उजागर करते हैं, डिफरेंस और को उजागर करते हैं, यानी कि लोकल बात करते हैं, सब्जेक्टिविटी होगी। ऐसा समझ सकते हैं कि इसको एज ए यूनिवर्सल ना लेके एज अ कल्चरली छोटे छोटे ग्रुप्स का लेके उसको मेनली फोकस करते हैं उत्तराधिकता वाले, ठीक है। और विचारक के लिए मैंने लिख दिए जिससे आपको याद हो जाए। पहले हैं ल्यूटार्ड, मिशेल फूको, जैक्स डेरिडा, जेन बॉडीलर्ड एंड रिचर्ड रॉटरी, ठीक है। इन थिंकर्स को आप याद कर लीजिए। कभी ये पूछ सकते हैं कि
कौन से उत्तराधिकतावादी थिंकर्स है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ओपी गावा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं उनकी बुक ओपी गावा पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पॉलिटिकल थ्योरी की, तो पूछ रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत किन दो प्रमुख संगठनों को बताता है, Christian anthropology, literature and rhetoric, and the political science and political philosophy, political economy, statistics। देखिए एक इजी क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी इसका आंसर होगा, देखते हैं कैसे। देखिए अगर हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी तो कोई रिलेशन बनेगा नहीं, लिटरेचर एंड रिटोरिक का भी नहीं बने, अलंकार विद्या तो है नहीं। पॉलिटिकल इकोनॉमी तो हम कह दें एक बार, पर स्टैटिस्टिक्स नहीं है उसके साथ, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी नहीं होगा इसमें। ओपी गावा सहित कई प्रतिष्ठित राजनीतिक विज्ञान मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत दो आवश्यक तत्वों का मिश्रण माना जाता है, पहला पॉलिटिकल फिलोसफी होगी एंड पॉलिटिकल साइंस होगी। पॉलिटिकल फिलोसफी हम कैसे कहते हैं, मानकीय भाग को कहते हैं, यानी कि नॉर्मेटिव अप्रोच होगी वहाँ पे, आदर्शवाद क्या होना चाहिए ऐसा, जो मूल्यों आदर्शों और क्या होना चाहिए कि प्रश्नों से संबंधित, जैसे न्याय स्वतंत्रता समानता का आदर्श रूप क्या है। पॉलिटिकल साइंस ये भाग एम्पेरिकल होता है, जो राजनीतिक वास्तविकताओं संस्थाओं और व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, व्हाट इज के प्रश्नों से संबंधित है। राजनीतिक सिद्धांत इन दोनों को मिलाकर एक व्यापक समझ विकसित करता है, यह केवल दार्शनिक आदर्शों पर विचार नहीं करती बल्कि उनका अनुभवजन राजनीतिक वास्तविकता से संबंध भी जोड़ता है, और यह केवल एम्पेरिकल तथ्यों का संग्रह नहीं करता बल्कि उन तथ्यों को नैतिक और दार्शनिक फ्रेमवर्क में रखकर उनका मूल्यांकन भी करता है। तो अगर हम लोग पुरानी अगर इसी वीडियो में देखेंगे तो शुरुआत में क्वेश्चन हम लोगों को इस तरीके से मिले थे कि एम्पेरिकल क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है। पॉलिटिकल साइंस का मतलब होगी ब्रॉड लेवल पे, पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज भी आ जाएंगी, पॉलिटिकल फिलोसफी उसके अंदर एक हो जाएगी, इस तरीके से हमको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण यानी पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस से क्रेडिट दिया जाता है। अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं कि पोस्ट बिहेवियरल यानी उत्तर व्यवहारवादी अप्रोच कैसे दिया, डेविड ईस्टन, हैरोल्ड लॉसवेल, रॉबर्ट डाल एंड मैक्स वेबर। तो हम लोग देखेंगे डेविड ईस्टन जैसे थिंकर रहे हैं, इन्होंने इनको दिया, और इसी चीज़ को हम लोग पढ़ के भी आ रहे हैं कि 1960 के दशक में बिहेवियरिज्म की सीमाओं और वास्तविक दुनिया की समस्याओं के प्रति रिलेवेंस की आलोचना में की गई। आपसा जिसे हम लोग कहते हैं अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा फुल फॉर्म, ये पूछ सकता है कि अध्यक्षीय भाषण में 1969 में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति से कहते हैं पोस्ट बिहेवियर रेवोल्यूशन की घोषणा की, दो नारे दिए, एक्शन एंड रिलेवेंस का, यानी जिसे हम लोग कहते हैं राजनीतिक वैज्ञानिकों को समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्य करना चाहिए, ठीक है। दूसरा रेलेवेंस होना चाहिए, मतलब सिर्फ ऐसा वैज्ञानिक रूप से कठोर ना होने चाहिए, कुछ सोसाइटी के लिए भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द मोस्ट पॉलिटिकल सिस्टम। तुलनात्मक जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीतिक प्रणाली में जो कार्यपालिका का प्रमुख उत्तरदायित्व क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कानून विवादों का न्यायिक निर्णय, संसदीय अनुमोदन के लिए विधायी प्रारूपण, या जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड मैनेजिंग गवर्नमेंट फंक्शन, रिप्रेजेंटेटिंग सिटीजन इन इलेक्शन। तो देखेंगे तो नीतियों का कार्यान्वयन करना और सरकारी कार्यों का प्रबंधन करना, इसी का जो बेसिक रूप है उसी को हम लोग देखते हैं। कार्यपालिका जो होती है शाखा व सरकारी अंग है जो राजनीतिक व्यवस्था में नियम अनुप्रयोग यानी रूल एप्लीकेशन कार्य करती है। नीतियों का क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों को जमीन पर उतारना, उन्हें व्यवहार में लागू करना, यानी विधायिका ने कानून बनाया उसको आप लागू करिए जाके इन द फील्ड ऑफ सेक्शन। और मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर, यानी इसमें राष्ट्र को नौकरशाही यानी का नेतृत्व करना, दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों का प्रबंधन करना, सार्वजनिक सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करना और विदेश नीति का संचालन करना आदि शामिल है। ये मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव के, बट अगर मेनली देखा जाए तो रूल्स का एप्लीकेशन इन द, ठीक है। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपको या नेक्स्ट टॉपिक पर। और हमारे टेलीग्राम चैनल साथ आप ज्वाइन सकते हैं पॉलिटिकल मंत्र, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि कितने आपके सही हुए इसमें से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।